रात के लगभग 10:30 बजे थे। शहर की चकाचौंध से कोसों दूर एक वीरान हाईवे पर सिया अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट, थकान और हल्का डर तीनों एक साथ मौजूद थे। उसकी कार ने अचानक बीच रास्ते दम तोड़ दिया था। ऊपर से नेटवर्क भी गायब। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जबकि ये मार्च का महीना था। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने अपने आप से कहा। मोबाइल उठाकर दोबारा चेक किया, अब भी नो सिग्नल। अचानक उसे कुछ झाड़ियों में हरकत सी दिखी। वह एक कदम पीछे हट गई, बैग कसकर पकड़ लिया। शायद मेरा वहम था। तभी दूर से एक काली एसयूवी आती दिखाई दी, बहुत ही धीमी रफ्तार से, जैसे वो पहले से जानती हो कि यहाँ कोई है। सिया ने झिझकते हुए हाथ हिलाया। गाड़ी उसके सामने आकर धीरे से रुकी। उसके इंजन की आवाज में भी कुछ अलग था, जैसे बहुत पुरानी लेकिन जिंदा। ड्राइवर सीट पर बैठा काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, मानो उनमें कोई रोशनी नहीं, कोई गहराई थी। सिया थोड़ा झिझकी, लेकिन अंधेरा और वीरानी उसे मजबूर कर रहे थे। अगर आप शहर की तरफ जा रहे हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने दरवाजा खोला, मुस्कुराया। वो मुस्कान ठंडी लेकिन आकर्षक। आइए। रास्ता बदलता गया। एसयूवी धीरे धीरे चल रही थी। बाहर अब और भी अंधेरा हो गया था। सड़कें अब वैसी नहीं थीं जैसी कुछ मिनट पहले थीं। मोबाइल अब पूरी तरह बंद हो चुका था। सिया ने थोड़ा असहज होकर कहा, यह रास्ता मुझे कुछ अलग लग रहा है। ड्राइवर चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, कभी कभी जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमें नहीं चुनता, बल्कि वो हमें बुलाता है। सिया ने एक ठंडी सांस ली। उसने बाहर देखा। अब पेड़ उल्टे लग रहे थे। नहीं, सच में उल्टे। हर शाखा नीचे की ओर मुड़ी थी और उन शाखाओं पर कुछ बैठा हुआ था, जैसे इंसानों के आकार के पक्षी, या शायद पक्षियों के आकार के इंसान। उसने झटके से आंखें बंद कर लीं। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने गाड़ी का डैशबोर्ड देखा। उस पर कोई नक्शा नहीं था। जीपीएस गायब था। स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वेलकम टू द अदर साइड। सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये कहाँ जा रहे हैं आप? उसने लगभग चिल्लाकर पूछा। ड्राइवर ने पहली बार उसकी ओर मुड़कर पूरी तरह देखा। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली, चमकदार थीं। त्वचा राख जैसी और होंठ जैसे चाकू की धार से बने हों। वो जगह जहां तुम्हारे जैसे कम ही पहुंचते हैं, फिर उसने कहा। गाड़ी की खिड़कियां अपने आप धुंधली होने लगीं। सिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक हो चुका था। रुको, मुझे यहीं उतार दो। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बहुत देर हो चुकी है सिया, अब तो छाया लोग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एसयूवी अब सड़क जैसी किसी चीज पर नहीं, बल्कि एक धुंध से भरे रास्ते पर दौड़ रही थी। बाहर अजीब अजीब आकृतियां दिख रही थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, लेकिन सब अधूरी। हर एक की आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता था। सिया ने फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल पकड़ते ही उसका हाथ बर्फ सा ठंडा हो गया। तुम घबरा रही हो, ड्राइवर ने कहा, लेकिन डर तो बस शुरुआत है। तुम हो कौन? सिया कांपती आवाज में बोली। ड्राइवर की आंखों में नीली लपट सी उठी। मेरा नाम इंसानों की जुबान में नहीं है, लेकिन तुम मुझे रेवान कह सकती हो। उसने गाड़ी रोक दी। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एकदम ठोस काला अंधकार। सिया पीछे हट गई। ये कहां ले आए हो मुझे? रेवान बाहर निकला। अब उसका पूरा चेहरा साफ दिख रहा था। इंसानी चेहरा, लेकिन आंखों के चारों ओर जलते नीले घेरे थे। उसकी मुस्कान में जहर नहीं था, लेकिन भरोसा भी नहीं। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, लेकिन अब तुम इसका हिस्सा बन चुकी हो। फिर वो मुड़ा और अंधकार की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक अंधेरे में एक दरवाजा बना। कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ, सांस लेता दरवाजा। स्वागत है छायालोक में। छायालोक? जैसे ही सिया ने उस दरवाजे को पार किया, उसे ऐसा लगा जैसे किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रही हो। यह एक काली दुनिया थी, लेकिन हर चीज चमकती थी, नीली स्याह रोशनी में। पेड़ थे, लेकिन उल्टे। जमीन काली थी, लेकिन उसमें घुली बिजली सी लकीरें दौड़ रही थीं। यह सब सपना है ना? लिसिया खुद से बड़बड़ाई। रेवान ने मुस्कुराकर कहा, अगर सपना है तो तुम अभी तक जाग क्यों नहीं गई? सिया ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, सामने से एक स्त्री की आकृति आई। उसका चेहरा पूरी तरह जली हुई मोम की तरह था और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वह बोलती नहीं थी, बस सिया को घूरती रही। ये कौन है? सिया ने डरते हुए पूछा। यह एक परछाई है, पहले कभी इंसान थी, अब बस हमारे लोक की रक्षक है। वो आकृति धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ी। सिया ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं।
रेवान ने आगे बढ़कर उस आकृति के सामने हाथ फैलाया और वो आकृति तुरंत पीछे हट गई, अंधेरे में समा गई। वो तुम्हें परख रही थी, रेवान बोला। तय कर रही थी कि तुम यहां जीने लायक हो या नहीं। सिया को एक काले महल जैसी संरचना में ले जाया गया। दीवारें धड़क रही थीं, जैसे जिंदा हों। हर कोना सांस लेता हुआ प्रतीत होता था। ये क्या जगह है? सिया कांपते हुए बोली। छायालोक, रेवान ने बताया। यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जो इंसानी दुनिया से परे हैं। कुछ जिन्हें भुला दिया गया और कुछ जिन्होंने इंसानों को भुला दिया। और मैं यहाँ क्यों हूँ? रेवान अब गंभीर हो गया। क्योंकि तुम विशेष हो सिया। तुम्हारे भीतर कुछ है जो हम में से नहीं है, फिर भी हमारे लोक को खोल सकता है। मैं कोई दरवाजा नहीं हूँ, वह सिया चिल्लाई। रेवान शांत रहा, लेकिन दरवाजे कभी अपनी चाबी खुद नहीं चुनते। महल के भीतर हर कदम पर सिया को लगता मानो जमीन उसके नीचे हल्की सी कांप रही हो। दीवारें सांस लेती थीं, फर्श धड़कता था और हवा में फुसफुसाहटें अब और ज्यादा स्पष्ट होने लगी थीं। रेवान उसे एक लंबे गलियारे में ले गया। दोनों ओर कई दरवाजे थे, लेकिन सब बंद, और हर दरवाजे पर एक चेहरा उभरा हुआ था। कुछ मुस्कुराते, कुछ चीखते और कुछ आंखें फाड़े सिया को घूरते। सिया ने सवाल नहीं पूछा। अब वो जान चुकी थी, यहाँ सवालों के जवाब जरूरी नहीं होते और कभी कभी जान लेना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। आखिर में वे एक विशाल दरवाजे पर पहुंचे जो काले धातु का बना था और उस पर एक ही शब्द उकेरा था, आयना। रेवान ने दरवाजा खोला। सिया ने जैसे ही भीतर कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। यह एक विशाल गोलाकार कमरा था जिसकी दीवारें पूरी तरह आयनों से बनी थीं, लेकिन ये आम आईने नहीं थे। हर आईना कुछ दिखा रहा था, लेकिन वो कोई तस्वीर नहीं थी, वो यादें थीं। उसने एक आईने में देखा, खुद को एक छोटे से कमरे में रोते हुए पाया। माँ की चीखें, पिता की चुप्पी और एक डरावना कोना जहां वो छुपा करती थी। ये कैसे? ये तुम्हारे भीतर के दर, रेवान बोला। हर इंसान के अंदर कई दरवाजे होते हैं जो वो खुद कभी नहीं खोलता, लेकिन ये आयने सब दिखा देते हैं। सच्चाई, डर और छिपा हुआ गुनाह। सिया ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जम चुका था। एक और आईना। इस बार उसने खुद को देखा, एक पहाड़ी पर खड़ी और सामने एक आदमी गिरता हुआ चट्टानों के नीचे। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया था। रेवान उसकी ओर बढ़ा। क्या तुम वाकई यकीन करती हो कि तुम निर्दोष हो? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी वजह से मरा था, लेकिन तुम्हें अफसोस नहीं था। रेवान की आवाज गूंजती रही। रेवान ने एक और आईना छुआ और सामने एक नया दृश्य बना। सिया एक सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा असल में। उसकी आंखें भी नीली थीं और होंठों पर वही ठंडी मुस्कान। ये क्या है? सिया पीछे हट गई। यह वह है जो तुम्हारा भविष्य हो सकता है, रेवान बोला। छायालोक को एक उत्तराधिकारी चाहिए, एक इंसानी आत्मा जो इस लोक के अंधेरे को समझे और उसकी रानी बन सके। मैं ये नहीं कर सकती, रेवान गंभीर हुआ। लेकिन अगर तुम इनकार करती हो तो छायालोक तुम्हें निगल जाएगा। यहाँ कोई गवाह नहीं बचता, सिर्फ दो विकल्प होते हैं, राज करो या राख बनो। अचानक अंधकार बदला। तभी सिया ने देखा, सारे आईने एक साथ कंपन करने लगे। उनमें से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं। हर परछाई उसका नाम पुकार रही थी, सिया, सिया। उसने आंखें बंद की, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। तभी रेवान उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखा। एक नीली लहर उसके शरीर में दौड़ी और सब कुछ शांत हो गया। तुम अभी तैयार नहीं हो, उसने कहा। तैयार? किस चीज के लिए? रेवान झुका और बोला, इस लोक की रानी बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अतीत का सामना करना होगा, अपने डर से, अपने पाप से और अपने सच से। सिया को एक भूली हुई आत्मा की तलाश में भेजा जाएगा जो छायालोक की पहली रानी थी, लेकिन अब बगावत कर चुकी है। वह आत्मा ही बताएगी कि क्या कोई इंसान इस लोक से बचकर जा सकता है या नहीं। सिया को ऐसे रास्ते से गुजरना होगा जहां परछाइयां उसका रूप धारण करके उसे धोखा देने की कोशिश करेंगी।